देख रहे हैं R9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज इन दिनों सबसे ज्यादा विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। बढ़ती आबादी के साथ लखनऊ में आशियाना बनाने का सपना देखने वालों की उम्मीद अब मोहनलालगंज विधानसभा पूरी कर रही है। राजधानी के सबसे निकटतम विधानसभा होने के चलते यहां आवासीय योजनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कई कंपनियों और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के कारण इस विधानसभा की जनता को भी काफी रोजगार मिल रहा है। इस दौरान हमारे विशेष संवाददाता आकर्ष शुक्ला ने मोहनलालगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरेश कुमार से खास बातचीत की है और बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आप। राजधानी लखनऊ की सबसे कहा जा सकता है कि निकटतम सीट और सबसे चर्चित सीट माने जाने वाली मोहनलालगंज सीट है, जहां से अमरेश कुमार जी विधायक हैं। वहां पर लोग रोजगार के साथ साथ घर का भी सपना लेकर के उम्मीदों के साथ मोहनलालगंज पहुंचते हैं और अपने आशियाने का सपना पूरा करते हैं। इसी सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए अमरेश कुमार जी मौजूद हैं, जो विधायक हैं मोहनलालगंज से। अमरेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि युवा नेता होने के नाते किस तरीके से आपका जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, किस तरीके से? राजनीतिक करियर की शुरुआत हमने 1992 में मनी कल्याण सिंह बाबू जी के साथ मिल करके मिलना हुआ, आना जाना हुआ। उस पर हमने देखा जिस तरीके से उस समय लोग किसी विधायक से, सांसद से मिल नहीं पाते थे, उनके जो सहयोगी होते थे उनसे मिलने में लोगों को छीना झपटी होती थी। अक्सर बड़ी दिक्कत, असहाय जैसे महसूस करते थे लोग विधायक और सांसद से मिलने में। वो पीड़ा देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि इनकी समस्याओं का हल कैसे निकलेगा। वो धीरे धीरे करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय देश में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने और डबल इंजन की सरकार आई, उस परिप्रेक्ष्य में मुझे 2022 में मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम पे भरोसा करके टिकट दिया और क्षेत्र की जनता ने हमें भरोसा करके, हमारे ऊपर विश्वास करके चुनाव जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम का ऋणी हूँ। सदैव उनका आभार प्रकट करता हूँ कि मैं जिस तरीके से जो पीड़ाएं पहले देखा है सरकारों में और पहले के में बैठ करके आम आदमी की जैसे बैठ करके उनकी समस्याओं को सुन करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का काम करता हूँ और उनसे कहता भी हूँ कि आप बिल्कुल ये न सोचिए कि एक विधायक कोई अलग कोई मशीनरी पार्ट है जो नहीं मिलेगा। हम आपके बीच के भाई और बेटे के समान रह करके काम करेंगे। ये इस तरीके का जब कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ कि मैं 1996 में 800 रुपये महीने की नौकरी करता था, पूरा जीवन ईमानदारी से गुजारा और लोगों से मिलने के लिए मैं देखता था, केवल खड़े होकर देखा करता था मैं कि कितने लोग परेशान होते थे। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं जाके क्या करूं, जब लोग परेशान हैं तो मैं कैसे मिलूंगा। लेकिन ये चीज़ हमने 2002 में जब निर्दलीय विधायक बने माननीय कौशल किशोर जी, जो हमारे सांसद हैं मोहनलालगंज से और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको मैंने देखा कि लोगों की दर्द सुनते हुए, उनके काम करते हुए उन्होंने एक श्रमिक थाना खोला था अपने आवास पे सीटें दारुसभा में, जो उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की जो है बात को सुन करके उनका जो है पीड़ा और दर्द देख करके उनके कार्य कराते थे। उस समय मुझे लगा कि अब समय अच्छा आया है, ऐसे लोगों के बीच में जनता का दर्द दूर होगा और लोगों के अंदर अपनापन जागृत पैदा हो जाएगा। उनसे मुझको ये चीज़ें सीखने को मिली कि ऐसे होना चाहिए लोगों के बीच में, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, जो हमारे महापुरुष हुए जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, राम मनोहर लोहिया जी के सपने थे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो उन गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों को बात सुने, उनका काम करें। जो डबल इंजन की सरकार उस जो सपने थे उनको साकार करने का काम कर रही निरंतर,
और उस मुहिम में हम लोग रात दिन लोगों की समस्याएं सुन करके काम करने का काम करते हैं। ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं अपने जीवन को बहुत धन्य मानता हूं कि ऐसे कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जिस निचले स्तर से आकर के मैं 1996 में 800 रुपये की नौकरी करता था और आज यहाँ तक आया हूँ, तो मैं लोगों के जो सहयोग मुझको मिला उससे मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ और मैं अपना जीवन पूरा उनके बीच में बिताना चाहता हूँ। उनकी समस्याएं सुन के उनके बीच में रह करके अपनापन लगे, उनको ये लगे कि अपना विधायक है, अपना कोई है, ऐसा मैं एहसास कराने का निरंतर कार्य करता हूँ। विधायक जी, राजधानी से सबसे निकटतम सीट आपकी मानी जाती है, तो लोगों को जो आपकी जनता है, जो आपके जनता जनार्दन जिसको कहा जाता है, जिन्होंने आपको इस संवैधानिक पद तक पहुंचाया है, उनकी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। तो किन किन विकास क्षेत्रों में आपका इस बार काम किया गया? इस बार हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से जनता ने आशा और विश्वास हमारे पे किया था, और इस सीट को वाकई सही बात है आपकी कि लोग अक्सर कहते थे ये सीट हारेंगे, ये हारेंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से करीब 10 साल से कार्य उस क्षेत्र में करता आया हूँ, जनता का प्यार मिला, वो सीट जीते। तो मैंने सबसे पहले 276 रोडें लिख करके अपने एप्लीकेशन पे शासन में दिया, उसमें से 175 रोडें स्वीकृत हुई, जो बन रही हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ कार्य संचालित है। उसके बाद भी मेरी 25 रोडें और स्वीकृत हुई हैं और 12 रोडें मैंने अपनी निधि से भी बनाई है और 5 रोडें और लिख करके दी है हमने। इसके अलावा एक इचवलिया ग्राम सभा में पुल बना बड़ा। एक और बड़ी समस्या किसानों के बीच में थी, जिस तरीके से हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में अक्सर आगजनी होती थी, आग लग जाती थी, फसल जल के राख हो जाती थी, उसके बाद कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती थी, क्योंकि हमारी विधानसभा में कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं थी। हमने सदन में मांग किया, सरकार ने मंजूरी दे दी, वो कार्य चल रहे हैं। एक गोसाईगंज ब्लॉक में फायर ब्रिगेड का, एक मोहनलालगंज में, ये 2 फायर ब्रिगेड की भी जो है मंजूरी हो गई, कार्य चल रहा, बन के तैयार होंगी, किसान को और सहूलियत मिलेगी। हमारे रोडें जिस तरीके से इतनी खस्ता हाल थी कि लोग कहते थे 20 साल से कुछ रोडें नहीं बनी, जैसे कि गंगागंज से नगराम रोड थी, खुजौली से नगराम रोड थी, और निगोहा से एक रोड गया हुआ था, अंदर पत्थर जैसे पड़े हुए हैं। इस तरीके की 10-12 रोडें ऐसी थी जो बड़ी चर्चित थी। वो रोडें लगभग बन गई हैं, कुछ पे काम शुरू हो गया है। अभी खुजौली से नगराम रोड का टेंडर हो गया, टेंडर खुला है, टेंडर हो जाएगा तो वो रोड भी बन जाएगी। 53 करोड़ 80 लाख की लागत से वो मंजूर हुई है। काफ़ी जनता को सहूलियत मिली है। सरकार के ऐसे कार्य हैं जो निरंतर जनता के बीच में, जनता के द्वार पे पहुंच रहे हैं, इससे जनता खुश भी है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो आज़ादी से लेके अब तक की पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो उस श्रृंखला में काफ़ी हमारे पार्टी के लोगों को एक उम्मीदें हैं, काफ़ी कार्य भी हैं। तो वो एक साथ तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन निरंतर मैं प्रयास करता हूं कि पूरे हों। सरकार से मांग करता हूं, सरकार पूरे भी करती है। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे क्षेत्र का विकास कार्य अच्छा हो रहा है और भी आगे अच्छा होने की उम्मीदें हैं सरकार से। ये इस तरीके से जनता संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात, जनता संतुष्ट है। हम एक कुड़रा रायपुर जन चौपाल लगाए 15 गांव में, तो एक कुड़रा रायपुर गांव पड़ता है, वहाँ कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहने लगे कि हम देखना चाहते हैं कि विधायक कैसा होता है। तो हमको लोगों ने, पार्टी लोगों ने रोका कि भैया रुक जाइए, कुछ लोग आपको देखना चाहते हैं। हमने कहा अरे क्या है, मेरे में क्या है भाई। बोले नहीं, उन्होंने विधायक नहीं देखा है। तो आई, हम मिले, बात हुई, तो हमने कहा माता जी कभी विधायक के आए नहीं आपके गाँव? बोले कभी नहीं आए कोई। तो ऐसे इस ग्रामीण अंचल ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में, शहरी बहुत कम संख्या में है। तो इस तरीके से लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि हम उनके बीच रहते हैं बराबर और कार्य करते हैं। मेरा यही लगाव रहेगा कि निरंतर उनके बीच में उनकी समस्याओं को निस्तार करूं और लोगों से मिलता भी रहूं, ताकि लोगों के मन में कहीं ये न लगे कि हमने विश्वास किया तो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मैं निरंतर कार्य करता रहता हूँ। विधायक जी, राजधानी से सटे होने के नाते पूरे देश के लोग जो है राजधानी में घर का एक सपना लेके आते हैं। जो शहर की सीमा कम है,
तो मोहनलालगंज की तरफ रुख करते हैं और लगभग 1000 कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं, रोजगार को दे रही हैं वहां पर लोगों को। आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोजगार दिया है, लेकिन रियल एस्टेट व्यापारियों के लिए कुछ नियम कानून ऐसे आए हैं जिनसे वो परेशान हैं। तो आप इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं कि जो वहाँ पर लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और लगातार डेवलपमें का काम कर रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट के जो कार्य हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हो रहे हैं, कंपनियां बहुत ज़्यादा आई हैं। उन कंपनियों में एक जो कमी जानने को हमको मिली है, तो हमने अपने यहाँ एसडीएम से भी और डीएम साहब से बैठ कर के वार्ता इस पर किया है कि हमारी विधानसभा जनसंख्या के आकार में तो कुछ कम है, लेकिन क्षेत्रफल के आकार में ज़िले की सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें से करीब 3500 एकड़ भूमि हमारी सरकारी सुरक्षित ज़मीनें हैं। जो हमने वार्ता किया कि कहीं न कहीं कंपनियों के अंदर आ गई हैं, और उन कंपनियों के अंदर आई हुई ज़मीनों को हमने डीएम साहब से भी कहा और एसडीएम साहब से भी कहा कि इनको सुरक्षित करना है। सरकारी कोई भी ज़मीन रियल एस्टेट के अंदर कोई प्लानिंग ना करने पाए, ताकि आज तो किसी भी मामले में वो रफा दफा करने को तैयार रहते होंगे, लेकिन आने वाले समय में कोई हमारे ही भाई कोई भी ज़िले के या अदर ज़िले के कोई प्लाट ले लेंगे और वो उस ज़मीन पे नाप करके दे देंगे जो सुरक्षित ज़मीन होगी, और 20 साल बाद वो जब अपना आशियाना बना के खड़ा करेंगे और किसी भी तरीके का सरकार पहल करेगी सुरक्षित ज़मीनों को खाली कराने का, तब उस व्यक्ति का मकान टूटेगा, उसके जीवन भर की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो जाएगी। ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसलिए हमने पूरा दबाव और प्रेशर बनाया कि सरकारी भूमि को सरकार के उसमें एकत्र कर ली जाए, ताकि कोई रियल एस्टेट में ना जाने पाए और उसकी प्लानिंग वो लोग ना करने पाएँ गलत तरीके से, किसी को बेचने को भी ना मिले। क्योंकि मुझको लगता है ज़िले में सबसे ज़्यादा मेरी विधानसभा में रियल एस्टेट की कंपनियां आई हुई हैं, और ज़्यादातर लोग यही कि 2 बीघे खरीदो, 2 बीघे कब्जा कर लो, इस तरीके के भी मंसूबे रहे होंगे लोगों के, लेकिन वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकारी ज़मीन सरकार की है। ग्रामीण के लोगों के लिए कोई भी कार्य ऐसी योजनाएं बने जिससे उनको सहूलियत मिले, गांव के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को, ऐसी चीज़ें हमने सरकार से आग्रह किया है कि कहीं कहीं ग्रामीण में जो गेस्ट हाउस बनते हैं, शादी घर, विवाह घर, सामुदायिक केंद्र, इस टाइप से बनेंगे तो सरकारी ही ज़मीन में, सरकार के पास ज़मीन होगी वहीं पे बन जाएंगे, तो हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसलिए उस ज़मीन को मैं ज़्यादातर प्रयास है कि वो ज़मीन खाली हो और सरकार के कब्जे में हो। विधायक जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्या है जिसका आप जल्द से जल्द निस्तारना चाहते हैं? सबसे प्रमुख समस्या जो है रोड ही है, क्योंकि लोगों के आवागमन का बहुत दिक्कतें थी। कुछ रोडें ऐसी थी लोग साइकिल से निकलना मुश्किल होता था, तो काफ़ी हद तक रोडें बन गई हैं। बाकी जो बची हैं ये बन जाएंगी तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक समस्या थोड़ी सी है, वो हमने सीडीओ से भी अभी दिशा की बैठक में रखी थी। ग्रामीण अंचल में जो आवास हैं वो कम बन पा रहे हैं, शहरी में बहुत ज़्यादा बन गए हैं, और जिनमें कुछ कर्मचारियों की कमी कह लीजिए या कुछ लोगों की कमी की वजह से जो पात्र लोग थे वो छूट गए, या पात्र लोगों के भी बन गए। लेकिन अब पात्र आदमी कोई भी न छूटे, और ग्रामीण में अब ज़्यादा ज़रूरत है आवास की। शहरी में तो बहुत बन चुके हैं मकान, और ग्रामीण की पोर्टल बंद हुई थी, तो मैंने बात की है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है हमने कि कम से कम ग्रामीण अंचल में ज़्यादा आवास की ज़रूरत है, वहाँ आवास बन जाए। यही सबसे ज़्यादा जो हमने जनचौपाल लगाई उसमें आवास की समस्याएं ज़्यादा आई, ये स्थिति है। विधायक जी, काफ़ी दल जो है जातिगत जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार उस पर बात हो रही है। व्यक्तिगत अगर आपकी बात करी जाए तो जातिगत जनगणना को लेकर के आपके मन में क्या है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक जो लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना करने की, इससे पहले सरकार उन लोगों की रही है, उनको शुरू करना चाहिए था, इस पर कदम आगे बढ़ाना चाहिए था कि जातिगत जनगणना के लिए। अपने समय में कोई बात उठाई नहीं, आज उठा रहे हैं, लेकिन आगे सरकार कराएगी।
और हम चाहते हैं हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जाति को जिस तरीके से जातवाद हमारे प्रदेश में फैला था, उस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी ने पूरा काम किया है कि जो भेदभाव होते थे जाति स्तर पे, वो भेदभाव भी ख़त्म हुए हैं। तो कोई ये नहीं चाहता है, जनता नहीं चाहती है कि जाति पे कोई कार्य हो। आम जनता के लिए जो ये कार्य बने वो किसी के साथ भेदभाव ना हो। जाति जब आ जाती है तो ज़रूर भेदभाव होते हैं, इसलिए ज़्यादातर छोटे स्तर पे जो भी आर्थिक कमज़ोर लोग, गरीब लोग, वो जाति को नहीं चाहते हैं कि कोई जाति पे ऐसी बात आए। तो मेरे हिसाब से भी जाति जब आती है तो ऊंच नीच, छोटे बड़े का ये भेदभाव पैदा होता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में जाति के बंधन को ढीला हुआ है, टूटा है, जातिवाद समाप्त हुआ है। वरना जाति पे जो ज़्यादा राजनीति होती थी तो जो कम संख्यक लोग होते थे जिस जाति के, उनको बहुत प्रताड़ित लोग करते थे। इसलिए जाति पे कोई ऐसा काम होना मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। बाकी जो सरकार में बात गई है, सरकार कराएगी, वो अवश्य होगा, लेकिन तत्काल जो चाहते हैं तो इनको अपने समय में कर लेना चाहिए था, जो लोग भी ऐसी बात करते हैं। क्योंकि वो लोग बात करें जो सरकार में नहीं रहे तो अच्छी लगती है बात, जो लोगों की सरकार रही है वो लोग ज़्यादा इस पे बात करते हैं। तो अभी बहुत दिन थोड़ा हुआ, 7 साल की बात है, 7 साल पहले भी कर देना चाहिए था। तो ये तो फर्जी बात, कोई ना कोई उनको ऐसा चाहिए जिस पे विरोध हम करें, तो वो स्वाभाविक होता है। जो विपक्ष में होता है वो विरोध की जगह ढूंढता रहता है कि हमें विरोध करना है। बिल्कुल विधायक जी, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जो सर्वे हुआ है उसमें लगभग 70 सीटों के आने की बात कही जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, उस कार्य से जनता इतना प्रभावित है। हम तो 80 में 80 सीटें जीत करके जनता देगी भारतीय जनता पार्टी को। कोई अब यहाँ पे ये जो भेदभाव पैदा करते हैं कि सीटें घटेंगी बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जनता डालेगी, ताकि उन्हें पसंद है कि हमें देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहिए। आज मोदी जी को विश्व में फेमस हो गए। उन्होंने विश्व स्तर पर एक बड़ी बात कह दी कि हम देश से गरीबी हटाना चाहते हैं, तो पूरे देश मतलब विश्व से गरीबी हटाना चाहते हैं, तो अदर देश के लोग भी ये मांग करते हैं हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो हमारे देश की जनता मोदी के अलावा और कोई दूसरा उनके समकक्ष दिखता नहीं है जो प्रधानमंत्री बन करके देश का भला कर सके। विधायक जी, अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में किस तरीके से आप अलग समझते हैं भाजपा को? क्योंकि भाजपा जिस तरीके से लगातार, चाहे वो 14 के केंद्र के चुनाव की बात करी जाए, 17 में उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करी जाए, 19 के केंद्र के चुनाव की बात करी जाए, या फिर 2022 में प्रदेश के चुनाव की बात करी जाए, लगातार आगे बढ़ रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी को भी अवसर प्राप्त होते हैं। अगर वो अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है, ईमानदार आदमी है, तो वो किसी भी स्थान पे पहुंच सकता है, उसे कोई भी संशय इस बात की नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में समायोजित हो सकता है। बाकी मुझको अन्य जगह नहीं दिखता है कि इतना कमज़ोर आदमी विधायक या सांसद या मंत्री बन जाए, वो दूसरे दल में नहीं बन सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी में आपने अभी जल्द ही देखा, 3 राज्यों में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन जिनका कहीं नाम नहीं दूर दूर तक था, उन लोगों को मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने बनाने का काम किया है। किस वक्त अच्छी विचारधारा वाले लोगों को छांट करके उन स्थानों पे स्थापित कर देती है पार्टी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मोहनलालगंज से विधायक अमरीश कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है चाहे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को तवज्जो दी जाती है, और मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री कोई भी चेहरा बनाया जाता है, एक आम आदमी को ऊपर के पद तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो मोहनलालगंज के हों या फिर अन्य जिलों के, वहाँ पर किस तरीके से विकास किया जाए, इन सब मुद्दों पर हमसे बेबाकी से जवाब दिया है।
कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आकर्ष शुक्ला, R9 लखनऊ। तो ये थी हमारे विशेष संवाददाता आकर्ष शुक्ला की खास रिपोर्ट, जहां उन्होंने किस तरह से आने वाली तस्वीर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विधायक से बातचीत की है, उनके आगे की योजनाएं किस तरह से होंगी और आगे की तस्वीर किस तरह से सामने रखेंगे योजनाओं के तौर पर, रोजगार के तौर पर, और किस तरह की आने वाली तस्वीर होगी, वो सब बताया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए R9 न्यूज। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।